नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान का एक विशेष टॉपिक जो आपको हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा इसका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी दो क्वेश्चन भी इसके बन जाते हैं। जैसे कि जीव विज्ञान के सिलेबस में यूजी लेवल के अंदर दिया गया है फ्रॉग, क्योंकि एनिमल टैक्सोनॉमी के अंदर कई मेंबर ऐसे दिए गए हैं, उनमें से सेकंड लास्ट मेंबर अपना है फ्रॉग। उसके बाद में एक रैबिट और बचेगा। तो आज अपन फ्रॉग के बारे में बात करते हैं। और ये बुक अभी भी यूजी लेवल का जो रिवीजन अपन कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अगर आप किसी ने परचेज़ नहीं की है अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। और नीचे लिंक दिया गया है, उसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा सीकर, जोधपुर, कोटा और जयपुर के अंदर भी अवेलेबल है। उसका भी मैंने सेपरेट जो वीडियो है वो बना रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। बाय पोस्ट ऑल्सो अवेलेबल। तो अपना टॉपिक आज का रहेगा फ्रॉग, ठीक है ना। फ्रॉग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कारण है इसका, क्योंकि जब भी आप लास्ट ईयर पेपर आप सोल्व करोगे तो आपको ये टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन 1 या 2 मिलता है, ठीक है ना। इसका अगर अपन देखेंगे, जूलॉजिकल नेम देखोगे, बायोलॉजिकल नेम देखोगे तो राना टिग्रिना, इसे क्या कहते हैं, राना टिग्रिना कहा जाता है। इसे इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय बैल मेंढक के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन इसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से आता है इसका, कि इसका जब वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन जब इसका पढ़ते हैं, सिस्टमिक पोजीशन जिसे अपन कहते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। देखो किस फाइलम के तहत इसको पढ़ा जाता है, कौन सा फाइलम इसका, कोर्डेटा। कोर्डेटा के अंदर सब फाइलम कौन सा है, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये किस में आएगा, वर्टिब्रेटा के अंदर आएगा। अब देखेंगे ग्रुप कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, तो यहाँ पर ये ज़ैंथोस्टोमेटा के अंदर अपन कह सकते हैं। क्लास की बात करेंगे तो एम्फीबिया के अंदर आएगा, टेट्रापोडा के अंदर शामिल है। ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनुरा। इसका ऑर्डर क्या है, एनुरा है, जो पूछा जा चुका है आपको। एक है फैमिलीज की, किस फैमिली के अंदर आता है, रेनिडी फैमिली के अंदर रखा जाता है राना को। जीनस आ जाएगा इसका राना, और स्पीसीज है वो टिग्रिन आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये भी एक बार सभी स्टूडेंट्स इसको भी क्या करना है, अपने को पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको फिक्स है वो पूछा जाता है। आगे अपन देखेंगे, ये एक बड़ा पूंछवहीन और टेढ़े, मतलब अपन इसको ना ठंडे खून, ठंडे खून, कोल्ड ब्लेडेड या पोइकिलोथर्म प्रकार का माना जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये असमतापी प्रकार का होता है। ये कभी भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, जैसा उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, एडजस्ट करता है। इसलिए ये असमतापी होता है, जबकि अपन और बर्ड जो है वो कैसे होते हैं, समतापी प्रकार के होते हैं। आप आगे देखोगे उभयचर, ये क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये पानी और स्थल दोनों के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है, जैसे एक तो आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी क्या है, किस प्रकार की निद्रा है, किस प्रकार का विश्राम अवस्था है। कौन सी विश्राम अवस्था है, जब गर्मियों के अंदर कोई जानवर, कोई भी प्राणी जब अपनी एक विश्राम अवस्था के अंदर चला जाता है, अपना मेटाबॉलिक जो दर है उसको थोड़ा रोक लेता है, श्वसन की दर रोक लेता है, तो काफ़ी दिनों तक एक मूर्छित अवस्था के अंदर या बिल के अंदर छुपा रहता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, अपन एस्टिवेशन कहते हैं। लेकिन एस्टिवेशन हमेशा गर्मियों के अंदर होती है, जबकि अगर ऐसी ही कंडीशन, मूर्छित वाली कंडीशन, निंद्रा वाली कंडीशन यदि सर्दियों में पाई जाती हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहा जाता है। तो मेंढक के अंदर हिबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों देखने को मिलता है। तो ये कब होती है, विंटर में होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, है ना। हिबरनेशन विंटर में होती है, जबकि एस्टिवेशन समर स्लीपिंग है। ये क्या है, दोनों निंद्रा का एक प्रकार है। आगे आप देखोगे बॉडी की बात करें अपन, शरीर इनका किस में डिवाइड रहता है, एक तो इनकी गर्दन रहती है प्लस पीछे धड़ रहता है। तो दो ही चीज़ होती है, सर और धड़ के अंदर डिवाइड रहता है, हेड और ट्रंक में विभाजित रहता है। हेड की बात अगर अपन करेंगे कि हेड में क्या क्या पोर्शन रहेगा इसका, तो हेड में आगे की तरफ अपन देखेंगे त्रिकोणीय एक माउथ पाया जाता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय माउथ पाया जाता है।
ये 2 आंखें पाई जाती है इसके पीछे की तरफ अपन देखेंगे यहाँ पर तो क्या पाए जाते हैं, ईयर ड्रम पाए जाते हैं। इनके अंदर बाह्य ईयर नहीं पाया जाता है, बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहा जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है। तो यहाँ पर नॉस्ट्रियल, माउथ के अंदर क्या पाया जाता है, हेड वाले पोर्शन पे माउथ पाया जाता है। यहाँ पर ये वाला माउथ वाला पोर्शन है नॉस्ट्रियल। ये इसके नाक के अंदर एक छिद्र जोड़ी पाई जाती है, नाक के छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी जो है वो आँख पाई जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक जोड़ी इसकी हो गई, एक जोड़ी आँखों की हो गई। अब आँखों के ऊपर एक परत पाई जाती है, हल्की से आप परत देखोगे तो एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन थर्ड आई लिड के नाम से जाना जाता है। इसे निक्टेटिंग क्या कहा जाता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है कि जो इनकी आँख है ये वाली, इनके ऊपर एक पलक जो है यहाँ पे आप देखोगे ये हो गई, एक ये हो गई, और इसके अंदर यहाँ पे इस प्रकार से एक परत पाई जाती है। इस प्रकार से ये एक आईलिड और पाई जाती है, एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये भी क्या करती है, इसको आँखों को सफाई करने के लिए, आँखों की प्रोटेक्शन करने के लिए, आँखों में जैसे मान लो पानी में जाता है, कीचड़ के अंदर जाता है, तो उसकी आँखों से जाने वाला, अंदर जाने वाला जो कचरा है उसको रोकने के लिए भी काम आता है। मतलब आँखों की कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोटेक्शन करने के लिए काम आता है। तो इसके अंदर कौन सी, एक आईलिड ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये जो वाली है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, थर्ड आई लिड कहा जाता है। ठीक है ना। आंखों का तीसरा ढक्कन कहा जाता है। 2 ढक्कन हो गए, ये तीसरा ढक्कन होता है जो कैसा होता है, पार्शियल एक मेम्ब्रेन के रूप में होता है, हल्का सा, जिसे अपन थर्ड आई के नाम, आई लिड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। ठीक है ना, कि निक्टेटिंग जो मेम्ब्रेन होती है वो किस सदस्य में पाई जाती है, आप कहोगे फ्रॉग में पाई जाती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग के कौन से भाग में पाई जाती है, तो आप कहोगे आँख में पाया जाता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, थर्ड आईलिड के नाम से जाना जाता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, तो आप कहोगे कि आंखों के अंदर कचरा जाने से, कोई भी बाहर का मटेरियल जाने से प्रोटेक्शन करने के रूप में एज ए काम करती है ये। ठीक है ना। अब मैंने आपको अभी एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, ये वाला, ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ईयर ड्रम कहते हैं। क्यों, बाह्य जो कर्ण होते हैं, ईयर पिना जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर एक ड्रम पाया जाता है। केवल एक परत होती है, 2 है ना, एक इधर आँख के पीछे होती है यहाँ पर, और एक यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई। ठीक है ना, कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर ईयर है, मतलब आई है, आई के जस्ट पीछे की तरफ आप देखोगी तो कान जैसी संरचना तो नहीं पाई जाती है, लेकिन कान की जगह के ऊपर एक सेंसरी सिस्टम पाया जाता है ताकि वो साउंड को डिटेक्ट कर सके। तो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए 2 ओव्यूल शेप्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसे ईयर ड्रम कहते हैं, और उसी को उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो पूछा जाए आपसे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पाया किस में जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है, काम क्या होता है, तो बाहर से आने वाली जो साउंड है उसको डिटेक्ट करता है और उसको महसूस करवाता है कि कहाँ से साउंड आ रही है। ठीक है ना, जो एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, सुनने में काम आती है, क्योंकि बाह्य कर्ण का अभाव होता है तथा मध्य कर्ण में कोलुमेला अस्थिका पाई जाती है। ठीक है ना, मध्य वाला जो भाग है कान का मध्य पार्ट होता है, उसमें कोलुमेला अस्थिका पाई जाती है। ठीक है ना। आगे देखोगे वोकल सैक। वोकल सैक गले के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण से खास तौर से जो नर होते हैं मेंढक, उनके अंदर पाया जाता है। ये एक जोड़ी पाई जाती है और नर में थोरेक्स भाग में पाई जाती है, जिसके कारण से क्या करते हैं, ट्र की जो आवाज़ निकलती है वो कौन निकालता है, नर मेंढक निकालता है। तो ये इसमें पाया जाता है। ब्राउन स्पॉट डोर्सल रीजन के मध्य में एक पाया जाता है, जो एक थर्ड आई वेस्टिजियल का अवशेष है। ठीक है ना। ये क्या है, ब्राउन स्पॉट का काम क्या है, तो आप क्या कहोगे, थर्ड आई जो है, तीसरी आंख का अवशेष माना जाता है इसे।
किसका माना जाता है, तीसरी आई का अवशेष माना जाता है, डोर्सल रीजन के मध्य में पाया जाता है। ये तीसरी नेत्र का अवशेष है। देखो ये अगर आपसे पूछा जाए ना तो भी याद रखना आपको, जो क्या करता है अभी भी लाइट के डिटेक्ट करने का कहीं ना कहीं काम करता है। और लाइट को यदि कोई डिटेक्ट करता है तो अपन जानते हैं अपनी आई के अंदर पाया जाने वाला जो लेंस होता है, रेटिना होती है, उसका काम होता है ये। तो लाइट के प्रति कैसे होते हैं भैया, सेंसिटिव होते हैं। तब इसको माना गया कि ये तीसरी नेत्र के रूप में पाया गया होगा, कभी उसका अवशेष बचा है। जिससे स्किन का कलर चेंज होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे मान लो ब्राउन स्पॉट है, इसके ऊपर जैसे लाइट गिरती है, लाइट गिरते ही अंदर क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते ही यहाँ पर इसकी स्किन का जो कलर है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मेंढक के अंदर स्किन का कलर चेंज करने की क्षमता है वो पाई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड्स। जैसा बैकग्राउंड होगा वैसा थोड़ा सा छिपने की कोशिश करते अपनी प्रोटेक्शन के वे से। देखो आगे अपन देखेंगे यहाँ पर अग्रपाद। मेंढक में अग्रपाद पाए जाते हैं और पश्चपाद पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपन ने जब मैंने आपको कल भी बताया था, जब एम्फीबिया जो क्लास है वो अपन ने पढ़ा था, तब भी मैंने सभी को कहा था कि भाई इस वीडियो को अगर देखोगे तो फ्रॉग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस वीडियो को स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इससे पहले एक बार आप जो मेमेलियन है, मतलब जो फ्रॉग वो क्या आपको अपन एम्फीबिया है, एम्फीबिया क्लास को एक बार ज़रूर देखें, ताकि वो जो कैरेक्टर है वो इसमें आ जाए पूरे, ठीक है ना। वो अगर आपने पढ़ा है तो पूरा इसमें आ जाएगा आगे। तो जो अग्रपाद है, फोर लिम्ब जिसे अपन कहते हैं, वो एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें 4 अंगुलियाँ पाई जाती है। कितनी अंगुलियाँ पाई जाती है, 4 अंगुलियाँ पाई जाती है। इसमें जो अंगूठा होता है, थंब या पोलेक्स अंगूठा, अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। थंब जो है वो अवशेषीय रूप के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। प्रथम जो अंगुली है इसकी, प्रथम जो डिजिट होती है अग्रपाद की, 4 पाई जाती है। चारों में से पहली जो है वो, उसके ऊपर एक मैथुन पैड पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब लैंगिक जनन जब किया जाता है उनके बीच में, तो उस टाइम पे इनके जो ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे इनके ऊपर क्या एक गद्दी जैसी संरचना बन जाती है, जिसकी सहायता से ये किसी जो फीमेल मेंढक है उसको पकड़ पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैथुन पैड, कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो कॉपुलेटरी पैड है जो नर मेंढक के अंदर बनता है, पहली चीज़ तो बनता है किसके अंदर, नर मेंढक के अंदर बनता है। नर मेंढक के अग्रपाद के प्रथम डिजिट, प्रथम अंगुली के ऊपर मैथुन पैड बनता है। कब बनता है, केवल ब्रीडिंग सीजन के अंदर बनता है। जो नर फ्रॉग में ब्रीडिंग सीजन के अंदर बनता है, जब इनके अंदर प्रजनन काल, प्रजनन ऋतु जब चल रही होती है, उसी टाइम पर ये देखने को मिलता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, अग्रपाद की विशेषता है ये। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखोगे पश्चपाद की अपन बात करें तो हिंड लिम्ब कहा जाता है, पीछे वाले पैर होते हैं। पीछे वाले पैरों के प्रत्येक जो दोनों पैर है, दोनों पैरों के ऊपर कितनी अंगुलियाँ पाई जाती है, 5-5 डिजिट, 5-5 अंगुलियाँ पाई जाती है। तथा 5 अंगुलियों के ऊपर एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और इनके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन का एक आवरण पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन के कारण से ये क्या करता है, पानी के अंदर आराम से तैर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है, वेब है, जाल है, ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चपाद की जो अंगुलियां हैं उनके बीच में डेवलप होता है। तो ये भी इसकी बड़ी विशेषता है, के बीच वेब या जाल नुमा संरचना पाई जाती है जो तैरने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो मेंढक के दोनों जो इंपॉर्टेंट है, अग्रपाद और पश्चपाद, ये आपको याद रखना है। आगे अपन देखेंगे, देखो हार्ट बीट अगर आप देखोगे, हार्ट बीट मेंढक की रेट कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 64 बार पर मिनट के हिसाब से कितनी बीट्स है, 64 बीट्स पर मिनट के अंदर होती है। आरबीसी की बात करेंगे अपन, ओवल शेप्ड होती है और बाई कॉन्वेक्स प्रकार की होती है। मेमल्स में कैसी होती है, कॉनकेव, बाई कॉनकेव होती है, ठीक है ना। बाई कॉनकेव का तो मतलब होता है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर है यहां पर, और इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, ऐसी स्ट्रक्चर कर दो,
ठीक है ना। तो मेंढक के अंदर कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स प्रकार का होता है। ये आपको याद रखना भाई, ये क्वेश्चन मैमल्स में हो तो भी याद रखना आपको, बाई कॉनकेव होता है और मेंढक में बाई कॉन्वेक्स होता है। न्यूक्लिएटेड होता है ना। इनके अंदर क्या होता है, केंद्रक आरबीसी के अंदर पाया जाता है। फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट्स स्पाइंडल शेप्ड सेल्स पाई जाती है जो स्तनधारी की प्लेटलेट्स के समान होती है, ठीक है ना। अपने जैसे प्लेटलेट्स पाई जाती है स्तनधारियों के अंदर, तो सेम इसी प्रकार से इनके अंदर न्यूक्लिएटेड थ्रोम्बोसाइट सेल्स जो होती है वो भी कैसी होती है, स्पाइंडल शेप्ड होती है, पतली होती है। स्पाइंडल शेप मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है जैसे प्लेटलेट्स के समान। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि मेंढक में प्लेटलेट्स के समान कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आप कहोगे थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती है, ठीक है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य भी करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। आगे आप देखोगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है, उत्पन्न है, वो किससे होता है पहले बता चुका हूं मैं, एक्टोड्रम। एक्टोड्रम से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का ओरिजिन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं और 10 पेयर स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। ये मेंढक के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मेंढक के अंदर कितने जोड़े जो क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े क्रेनियल नर्व हैं और मेंढक के अंदर स्पाइनल नर्व भी कितने होते हैं, 10 जोड़े ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है कि मेंढक के अंदर क्रेनियल नर्व कितने हैं, तो आप कहोगे 10 जोड़ी, और स्पाइनल नर्व भी कितनी है, 10 जोड़ी पाई जाती है। यहाँ पर देखोगे ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है ना, ऑटोमेटिक, यहाँ पे कह सकते हो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ये जैसे कौन सी ऑटोनॉमस जो पार्ट है, जिनको अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं अपनी बॉडी की, जिनको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उन सबको कौन करता है भाई, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे पाचन की प्रोसेस कैसी है भाई, अनैच्छिक है। हृदय की गति कैसी है, अनैच्छिक है। श्वसन की कैसी है, अनैच्छिक है। पेशाब का आना, ये सभी कैसे हैं, अनैच्छिक प्रोसेस होती है। तो इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, ये करता है, एएनएस नियंत्रित करता है। देखो आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व, ये कुछ एग्जाम्पल है, आगे अपन डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि फ्रॉग है तो कितने पाए जाते हैं, 10 जोड़ी पाई जाती है। वैसे कितनी होती है क्रेनियल नर्व की, 12 जोड़ियां होती है, लेकिन मेंढक के अंदर कितनी होती है, 10 ही होती है। तो यहाँ पर 10 जो जोड़ी है क्रेनियल नर्व की, उनके बारे में बात करते हैं। कपाल तंत्रिकाएं, कपाल का तंत्रिकाएं मतलब ब्रेन से निकलने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व फर्स्ट, ये होगी फर्स्ट कौन सी, आपको ये जो क्रम है ये भी याद रखना भाई, ठीक है ना। इनमें से ये मैंने इसीलिए ऐड किया है बुक के अंदर, ताकि इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, तो आपको याद रहे, ठीक है ना। तो 10 क्रेनियल नर्व जो है वो मेंढक के अंदर पाई जाती है। पहली क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सी, ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी का मतलब सूंघने के लिए काम आने वाले तंत्र पाए जाते हैं। सेकंड अगर आप बात करोगे क्रेनियल नर्व, तो ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व मतलब आपको देखने के लिए, आंखों के लिए काम आती है, दृष्टि के लिए। तीसरा क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सा होता है, ओकुलोमोटर, ये मोटर तंत्रिका होती है जो बाहर से सूचनाएं लाती है, सूचनाएं बाहर पहुंचाती है बॉडी के। तो यहाँ पर चौथा अगर आप देखोगे ट्रोक्लियर, है ना, ट्रोक्लियर है, मोटर तंत्रिका है ये भी, और आंखों की मांसपेशियां जो हैं उनके अंदर काम करती है, उनसे सूचनाएं आदान प्रदान करना। पांचवी अगर आप देखोगे ट्राइजेमिनल, कौन सी है ये, पांचवी है ट्राइजेमिनल। त्रिपृष्ठीय नेत्र में मैक्सिलरी, मेडुलर और मेडुला, ये सभी पार्ट में माउथ के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर काम आती हैं। यहाँ पे आप देखोगे छठी नंबर की अगर आप देखोगे क्रेनियल नर्व, तो एब्डूसियन, इसे क्या कहते हैं, एब्डूसिन्स के नाम से जाना जाता है, और ये भी कैसी है, मोटर तंत्रिकाएं होती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 7 नंबर की अगर आप देखोगे तो फेशियल के तो नाम से भी है कि ये अपने चेहरे के ऊपर जो मेंढक है उसके चेहरे पे पाई जाती है, पार्श्व में मेडुला के अंदर पाई जाती है। आगे आप देखोगे 8 नंबर की,
तो 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसे अपन क्या कहते हैं, वेस्टिबुलो या वेस्टिबुल कॉकलियर कह सकते हो, वेस्टिबुल कॉकलियर। अब इसके नाम से है वेस्टिबुल कॉकलियर लग गया, कॉकलियर तो किस में पाया जाता है, जो अपना कान है, कान के लास्ट वाला जो पार्ट है इनर ईयर जो है उसके अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये सुनने से रिलेटेड है और आंतरिक कान के अंदर पाया जाने वाला, मतलब जाने वाला तंत्रिका तंत्र सिस्टम है। आगे आप देखोगे यहां पर 9 नंबर कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल ये भी एक क्वेश्चन आ चुका भाई एक बार ना। ग्लोसोफेरेंजियल जो क्रेनियल नर्व है वो मेंढक के कौन से भाग में जाता है। मेंढक ही नहीं, कोई भी प्राणी आपसे पूछा जा सकता है, सीधा पूछा सकता है। तो आप कहोगे जो जीभ वाला भाग है माउथ के अंदर उसको जीभ और ग्रिसनी के अंदर जाता है ये, ठीक है ना। वेगस एक कौन सा है, 10 नंबर जो है वो कौन सा है, वेगस है। और 11 नंबर और 12 नंबर जो इसके अंदर मेंढक में नहीं पाया जाता है वो कौन सी, एक्सेसरी स्पाइनल है और हाइपोग्लोसल है। हाइपोग्लोसल मेंढक में नहीं पाए जाते हैं ये सभी, ठीक है ना। हाइपोग्लोसल वैसे देखा जाए तो एक टर्म वापस आएगा, हाइपोग्लोसल किसे कहते हैं। तो 10 जोड़ी इसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पाइनल नर्व पाया जाता है। स्पाइनल नर्व का प्रथम स्पाइनल स्पाइनल नर्व का नाम क्या है। तो स्पाइनल नर्व का प्रथम जो जोड़ी है उसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लोसल कहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, स्पाइनल नर्व का प्रथम। कपाल तंत्रिकाएं, संवेदी कपाल तंत्रिकाएं जो अभी पर पढ़ रहे हैं किस किस की बनी होती है, संवेदी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मोटर्स पाए जाते हैं और मोटर्स और सेंसरी दोनों की कॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है। फ्रॉग में अब देखो आगे थोड़ा सा एक बार टर्म है, देखो यहाँ पर फ्रॉग में सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है, ट्रोक्लियर नर्व सिस्टम, ट्रोक्लियर, चौथा नंबर की ट्रोक्लियर नर्व। और सबसे बड़ी जो है वो कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो कौन सी होती है, 5 नंबर की होती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। आगे आप देखोगे कि मेंढक के अंदर क्या पाया जाता है, स्पाइनल नर्व। मेंढक में 10 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइडों के अंदर लेटरल साइड में निकलती है। स्पाइनल नर्व की उत्पत्ति स्पाइनल कॉर्ड के पार्श्व से होती है तथा 5 ग्रुपों के अंदर इसको बांटा गया है। जैसे सर्विकल नर्व जो कहाँ पाई जाती है, गर्दन के अंदर पाई जाती है और C1 से लेकर C8 तक पाई जाती है। थोरेसिक नर्व जो है वो T1 से T12 अपर बैक में पाया जाता है ना, रिब वाला ऊपर वाला पोर्शन। और ल्यूम्बर नर्व जो L1 से L5 जो लोअर बैक में पाया जाता है यहाँ पे। और सैक्रियल नर्व S1 से S5 जो अपन सभी जानते हैं यहाँ पे पाया जाता है नीचे की तरफ। और कॉडल नर्व यदि उपस्थित होगा तो पूंछ वाले भाग में कॉडल वाला पाया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है। आगे आप देखो कॉडल नर्व, इसको क्या कहते हैं, कॉक्सियल के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन में स्पाइनल नर्व कितनी जोड़ी पाई जाती है भाई, 31 जोड़ी पाई जाती है। ह्यूमन में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व पाया जाता है। रैबिट के अंदर कितने पाए जाते हैं, 37 जोड़े पाए जाते हैं, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। फ्रॉग में कितने पाए जाते हैं, 10 जोड़ी नर्व सिस्टम मतलब स्पाइनल नर्व पाया जाता है। मेंढक में 10 वर्टिब्री पाए जाते हैं। देखो वर्टिब्री क्या होता है, वर्टिब्री आपकी जो बैकबोन होती है, जो ये क्या होती है, बैकबोन। बैकबोन के अंदर ये क्या होते हैं, वर्टिब्री ऐसी होती है। वर्टिब्री कितनी होती है, 10 वर्टिब्री जो है वो मेंढक के अंदर पाई जाती है। मेंढक के ब्रेन में पोन्स विलाई का अभाव होता है। पोन्स विलाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पोन्स तंत्र के अंदर अपन कह सकते हैं जो पोन्स भाग है, ठीक है ना। पोन्स भाग जो है ब्रेन का, जो पीछे वाला मध्य भाग के पास में पाया जाता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पर पोन्स वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है।
ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एक कमेंट किसी स्टूडेंट का आया था कि इसके साथ में MCQ जो क्वेश्चन है वो नहीं है, या फिर आप इसके साथ में MCQ क्वेश्चन नहीं करवाते तो हमें कैसे आइडिया लगेगा कौन सा क्वेश्चन आता है। मैं आपको प्रत्येक लाइन में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट। उसके बावजूद यूँ लग रहा है मेरे को तो या तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, किस चीज़ की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या अपन पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। मतलब सही मैं कह रहा हूँ आपको कि जो तैयारी जैसे मान लो कॉम्पिटिशन की है तो आप तैयारी कर रहे हो, तो जो स्टूडेंट रियल में तैयारी कर रहा है, जिसने स्ट्रगल किए हैं, जो इसके लायक है, उसको पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे कहीं गुना वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए उनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो कंडीशन है वो उनके लिए है जिसने जची तो क्लास देख ली, जची तो ना देखी, ना ही उसने कोई NCERT पढ़ी है, ना उसने बैक में कोई अच्छा से क्लियर किया है कुछ। अब उनको अचानक चाहिए कि मेरे तो पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भैया अपन डेली जो है वो साथ साथ ही मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कल कि सर आपकी राइटिंग जो है वो इतनी बेकार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे भी नेगेटिव लोग हैं कि हालांकि मुझे लगता नहीं है, जो भी उस एक स्टूडेंट के अलावा मुझे शायद किसी ने कमेंट नहीं किया ऐसा कि राइटिंग समझ में नहीं आती, लेकिन एक स्टूडेंट ने यहाँ तक भी कमेंट कर दिया। अब देख लो आप, जैसे मैंने पूरी कोशिश करके लिखा है, लेकिन वही बात है, हर प्रकार के लोग हैं, पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। अपने को तो पॉजिटिव के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सच में डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनको फोकस करना, उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलो। मेंढक में लार ग्रंथियों का अभाव होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। पूछने का तरीका वो अलग अलग वे लैंग्वेज जो भी हो सकती है, आपको सीधा से याद रखना है। मेंढक में सलाइवा ग्लैंड नहीं पाई जाती है, इतना सा याद रखना। स्किन म्यूकस प्रकार की होती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, चिपचिपी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है ना, म्यूकस की परत पाई जाती है। और डोर्सल साइड अगर अपन देखेंगे मेंढक का, डोर्सल साइड में ओलिव ग्रीन, है ना, ग्रीन कलर की स्किन होती है, उसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं। जबकि वेंट्रल साइड जो अपन देखेंगे नीचे वाली, वो कैसे होती है, समान रूप से हल्का पीला रंग होता है, ठीक है ना, पहली येलो प्रकार का कलर होता है। फ्रॉग पानी के पीने के बजाय त्वचा से क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं, ठीक है ना, जल में रहते हैं तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, स्किन से भी अवशोषण कर सकते हैं। आगे आप देखोगे आंखों के दोनों तरफ, ये मैंने कल भी डायग्राम बनाया था आपको, टेम्पेनम मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऐसी स्ट्रक्चर अपन बनाए थे कल, इस प्रकार की यहाँ पर दो आंखें हैं और यहाँ पे दो ड्रम जैसी संरचना पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टिम्पेनम कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मेम्ब्रेन के कानों की जगह पर पाई जाने वाली जो ड्रम जैसी स्ट्रक्चर होती है, दो राउंड स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे टिम्पेनम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो ड्रम के रूप में पाई जाती है और साउंड को क्या करती है, ग्रहण करती है, मतलब इसको सुनने के लिए कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है। फ्रॉग में देखो, इसमें बाह्य कर्ण जो है वो नहीं पाया जाता है जो पिना ये वाला पार्ट, ये इसमें नहीं पाया जाता है। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये अपन सभी जानते हैं। मेल फ्रॉग की विशेषता क्या क्या है, ठीक है ना। एक तो वोकल सैक पाया जाता है, जिसके कारण से ये आवाज़ निकालता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। टर की जो आवाज़ निकालता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रीडिंग सीजन के अंदर मेल जो है वो आवाज़ निकालता है। किसके कारण से, वोकल सैक पाया जाता है, केवल मेल के अंदर पाया जाता है। मेल की जो अग्रपाद है ना, आगे वाली जो अंगुलियां हैं, आगे वाले जो पैर हैं, पैर के पहली जो अंगुली होती है, फोर लिम्ब जिसे अपन कह रहे हैं, उसकी पहली अंगुली के ऊपर एक छोटा सा पैड जैसा, मतलब थोड़ी सी गद्दी जैसी संरचना पाई जाती है, उसे कॉपुलेटरी पैड के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी मेथुन पैड पाया जाता है, जो क्या करता है, फीमेल को जब ये पकड़ता है मैटिंग करने के लिए, उस टाइम पे उसको दबाता है वो, ठीक है ना, तो उसके लिए सहायक होता है, मैटिंग के अंदर सहायक होता है। निषेचन कैसा प्रकार का होता है, बाह्य प्रकार का होता है, पानी के अंदर होता है, इसलिए जनन के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है, पानी के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि इनका जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा है, वो भी कैसा होता है, जलीय प्रकार का होता है, प्योर जलीय होता है वो।
फ्रॉग उभयचर कहलाता है क्योंकि ये जल और स्थल दोनों में रह सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। इसका लार्वा जो होता है वो टैडपोल होता है, प्योर रूप से जल के अंदर पाया जाने वाला होता है, लंबी पूंछ होती है, पूर्ण रूप से जलीय होता है तथा पूंछ इसका एक विशेष लक्षण है। धीरे धीरे जो पूंछ होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। आगे देखोगे स्विमिंग, इनमें जो मेंढक में तैरने की जो क्षमता पाई जाती है पानी में, वो किसके कारण से होती है, पीछे वाले पैरों से होती है। किसके कारण से होती है, पीछे वाले पश्चपाद के द्वारा होती है। पश्चपाद की जो अंगुलियां होती है उसके ऊपर एक जालनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, वेब्ड फुट कहते हैं। ठीक है, जो कल भी अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी इस प्रकार की, इनकी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर जाल पाया जाता है जिसके कारण से आराम से पैडल के रूप में तैर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, स्विमिंग के लिए कौन से पैर काम आते हैं, आगे वाले या पीछे वाले, तो पीछे वाले काम आते हैं। वेब्स पूछा जाए कि जाल जो है वो तैरने के लिए काम आती है, वो कौन से पैरों पे बनती है, तो पीछे वालों पे बनती है। आप इसकी हार्ट की बात करोगे तो कितने चैम्बर होते हैं मेंढक में, मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, 2 नीले और मतलब 2 नीले और नीचे 1 अलिंद। आगे देखो, श्वसन की अगर अपन बात करेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन खास तौर से स्किन के द्वारा कर लेते हैं ये, लेकिन उसके अलावा भी बाहर अगर ज़मीन के ऊपर है तो लंग्स के द्वारा भी श्वसन किया जाता है। ठीक है ना, अगर ज़मीन के ऊपर है तो किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। यदि ये जल के अंदर है तो क्यूटिनेसियस प्रकार का होता है, क्यूटिनेसियस प्रकार का मतलब होता है स्किन के द्वारा श्वसन करना, तो ये जल में किया जाता है बॉडी सतह के द्वारा। ठीक है ना, न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन है, जैसे इसके 2 स्टेज होती है, एक होती है लार्वा और एक होती है वयस्क एडल्ट। ठीक है, 2 स्टेज है ये। अगर इसके अपन देखेंगे तो ये कैसा होता है, वेजिटेरियन होता है। ठीक है ना, जबकि ये कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। ये कार्निवोरस, ये हर्बीवोरस। ये कैसा होता है, कार्निवोरस होता है। याद रखना भाई, लार्वा जो होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, लार्वा है वो किस प्रकार का होता है, शाकाहारी प्रकार का होता है। इनका जो लार्वा होता है टैडपोल, वो कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है, क्योंकि छोटे मोटे जो फंजाई मतलब ये जो एल्गी वगैरह है उनको ये खाता है। जबकि वयस्क जो एडल्ट होता है वो कार्निवोरस प्रकार का होता है, कीटों को खाता है। ठीक है, किसको खाता है, इंसेक्टिवोरस होता है, मतलब कीटों को खाता है, इंसेक्टिवोरस, कीटों को खाने वाला। देखो आगे अपन देखेंगे यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या क्या होता है। ठीक है ना, ब्रीडिंग सीजन कब आता है, इनका प्रजनन काल है वो कब आता है, तो खास तौर से वर्षा ऋतु के अंदर इनका प्रजनन काल है वो देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और मेटिंग कब करते हैं, रात के टाइम पे मेटिंग शो करते हैं। रेनी सीजन जब होती है उसमें रात के समय क्या करते हैं, मेटिंग या प्रजनन करते हैं। ठीक है ना, और ये मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जल के अंदर होता है मेटिंग। ठीक है ना, और प्रजनन के दौरान देखो, ये मैंने अभी बताया आपको, नर जो मेंढक होगा वो एक आवाज़ करता है, किसके लिए, फीमेल को मेटिंग के लिए कॉल करता है, वो अट्रैक्ट करता है, आवाज़ एक साउंड करता है, निकालते हैं, जिससे क्या कहते हैं, क्रॉकिंग कहते हैं, क्रोएकिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका भाई एक बार। ठीक है ना, कि नर मेंढक जो है वो मादा को रुझाने के लिए लैंगिक मैथुन करने के लिए कॉल करता है, अट्रैक्ट करता है, उस साउंड को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो क्रोएकिंग। क्रोएकिंग में कौन सी आवाज़ निकाला जाता है, तो ट्र ट्र की आवाज़ निकाली जाती है, वोकल वॉइस वॉक्स के द्वारा ना, मादा को मेटिंग के लिए कॉल करता है। एक जोड़ी वोकल सैक पाया जाता है, इसका मतलब ये जो ट्र की जो आवाज़ है नर मेंढक ही कर पाता है। कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर एक जोड़ी वोकल सैक जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण से ट्र की आवाज़ निकाल पाता है। माउथ में देखोगे टर्मिनल माउथ होता है, एकदम कॉर्नर पे माउथ पाया जाता है आगे, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर टर्मिनल माउथ होता है, जो स्नोट के अग्रभाग है ना, ये वाला जो भाग है इसके अग्रभाग स्नोट के चौड़ा मुख खुलता है। जबड़ों में निम्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, अंदर जबड़े होंगे, उनके अंदर निम्न प्रकार की संरचना होगी। अपर जबड़े
और नीचे वाले जबड़े, लोअर जॉ। तो जबड़े ऊपर और नीचे होते हैं। ऊपर वाले जबड़ों के अंदर कौन सी संरचनाएं हो सकती है, तो आप करोगे मैक्सिलरी टीथ और वोमेरिन टीथ, फॉसी और इंटरनल नेयर और यूस्टेकियन ट्यूब। और नीचे वाले जो जबड़ा है उसके अंदर जीभ जैसी संरचना लंबी, बड़ी, फ्लेजी होती है, मोटी तथा बाइलोब्ड होती है ना। बाइलोब्ड का मतलब द्विपाली, दो पालियों के अंदर विभाजित रहते हैं, इस प्रकार की बाइलोब्ड होती है। क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो इतना हार्ड नहीं आता इनका। क्वेश्चन आपको एकदम इतना बेसिक टाइप का पूछा जाएगा जिसको क्वेश्चन को देखकर आपको कंफ्यूज होना हो, क्या हो, कंफ्यूजन हो, क्योंकि रटी हुई चीज़ कोई भी टिक कर देगा, लेकिन जहाँ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ दिक्कत आती है कि इनमें से कन्फ्यूजन हो गया कौन सा सही है। आजकल का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो हमेशा कैसा है, कन्फ्यूजन लेवल है। बेसिक क्वेश्चन देने की आदत पड़ रही है और बेसिक अपन छोड़ देते हैं, इसलिए बेसिक आपको ज़रूर पढ़ना है। ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है, गले के अंदर पाए जाने वाली स्ट्रक्चर है ग्लोटिस। ग्लोटिस मेंढक के गले में एक छेद होता है जो दो मुख्य कार्य करता है ना, जो कवर करता है, सीधी सी बात है, श्वास नली को प्रोटेक्शन करने का काम करता है एपिग्लोटिस का। तो वो छिद्र है उसे क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। सांस लेने में सहायता करता है। ग्लोटिस फेफड़ों का प्रवेश द्वार है ना, फेफड़ों में हवा जाती है तथा सांस के समय हमेशा ओपन रहता है, लेकिन जब खाना खाते हैं उस टाइम पे अपनी श्वास नली के अंदर खाना ना चले जाए, इसके लिए उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक कैप, ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके साथ में ये क्या करता है, आवाज़ निकालने में भी सहायक है, आवाज़ में मदद करता है। खाना भोजन निगलते वक्त ग्लोटिस बंद हो जाती है, ठीक है ना, एपिग्लोटिस से। आगे आप देखोगे गुलेट है ना, गुलेट मुख गुहा का पिछला हिस्सा होता है, मतलब बकल कैविटी का पीछे वाला भाग, जो भोजन ग्रास नली में प्रवेश करवाता है, इसोफेगस के अंदर प्रवेश करता है। इसोफेगस के और बकल कैविटी के बीच वाला जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लूट कहते हैं। स्टमक अगर अपन देखेंगे, जो अपना इसका पेट है, स्टमक है, आमाशय जिसे अपन कहते हैं, आमाशय का अग्रभाग कार्डियक भाग कहलाता है, पश्च भाग है पाइलोरिक भाग कहलाता है, और पाचन डाइजेशन जो है वो किसका करता है, खास तौर से इसमें ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। आमाशय में खास तौर से किस चीज़ का पाचन होता है, तो आप कहोगे इसमें प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किया जाता है। क्लोएका, क्लोएका टर्म भी मैं आपको, जब से किसी ने शुरू से क्लास कोई देख रहा है तो उसको पता होगा कि मैं क्लोएका बार बार कैसे कहता हूँ। किसी भी प्राणी में छेद, एक पोर हो लास्ट में, जो प्रजनन प्लस उत्सर्जन का कार्य साथ में करता हो। इसमें प्रजनन करता हो, इसी में यूरिया त्यागता हो और इसमें उत्सर्जन पदार्थ त्यागता हो, तो वो अगर एक ही छिद्र हो जिसी में से सभी काम किए जाते हो, मैथुन भी इसी में किया जाता है, बच्चा भी इसी में देता है, अंडा भी इसी में देता है, सब कुछ, तो उस छिद्र को, एक को क्या कहते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं अपन, तो क्लोएका कहते हैं। आंत इंटेस्टाइन का सबसे अंतिम भाग एक थैलोनुमा, जो अपचित भोज्य पदार्थों को हटाता है या रिमूव करता है, और इसी से क्या देते हैं, ये अंडे भी इसी से देते हैं, क्लोएका से। आगे देखो, लीवर में कॉपर, आयरन तथा विटामिन ए का स्टोरेज करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आमाशय के अंदर पाई जाती है, आमाशय की भित्ति पर पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जी सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सिक्रेट करती है, साथ में पेप्सिनोजन स्रावित करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना आपको, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो स्टमक की भित्ति में पाई जाने वाली जी सेल्स जो होती है वो HCl और पेप्सिनोजन को रिलीज करता है। इसे ऑक्जेंटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है ना। श्वसन की अगर अपन बात करेंगे तो श्वसन अभी भी अपन पढ़ चुके हैं, खासतौर से स्किन के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो मेंढक में 4 प्रकार का मुख्य रूप से श्वसन देखने को मिलता है। गिल्स के द्वारा भी देखने को मिलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लॉम्स कहते हैं। तो क्लॉम्स कब पाया जाता है, जब लार्वा अवस्था के अंदर होता है, तो उस टाइम में कुछ दरारें पाई जाती है, क्लॉम जैसी संरचना पाई जाती है, 4 जोड़ी पाई जाती है। कब, लार्वा अवस्था में 4 जोड़ी क्लॉम पाई जाती है टेडपोल लार्वा में। तो उसमें जो वाटर का डिफ्यूजन है वो अंदर कैसे जाता है, वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है ना, विसरण के द्वारा। सेकंड जो है बक्कल फेरेंजियल,
कैविटी के अंदर भी इसके थ्रू भी क्या हो सकता है, श्वसन किया जाता है। मुख्य स्किन है के द्वारा क्यूटिनेसिस रेस्पिरेशन होता है। बाहर अगर होगा तो लंग्स के द्वारा किया जाता है, तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। और स्किन के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्यूटिनेसिस रेस्पिरेशन कहते हैं। कई बार तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्यूटिनेसिस श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आप अलग अलग नाम दे देंगे आपको, क्यूटिन के द्वारा, स्किन के द्वारा, कई और भी शब्द दे दे तो कन्फ्यूजन ना हो ना। क्यूटिनेसिस मतलब स्किन के द्वारा। देखो हिबरनेशन की प्रोसेस में, अब कल भी बता चुका हूँ, मेंढक के अंदर हिबरनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। हिबरनेशन किसे कहते हैं, शीतकालीन टाइम पर, जो सर्दियों का टाइम है उस टाइम पर कोई भी जीव जंतु प्राणी अपनी मेटाबॉलिक दर है उसको कमज़ोर कर लेता है, अपनी एक निंद्रा में चला जाता है, सो जाता है, वो कुछ विश्राम अवस्था में चला जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं, हिबरनेशन कहते हैं। कब, सर्दियों में। विशेष तौर से याद रखना आपको, सर्दियों में, विंटर में निंद्रा अवस्था में जाना, इस दौरान श्वसन स्किन के द्वारा करता है, ठीक है ना। और इसमें सेक्सुअल मेटिंग को, देखो मेंढक में सेक्सुअल जो मेटिंग होती है उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस कहते हैं, सूडो कॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि मेटिंग होती नहीं है भाई यहाँ पर। इसे सूडो कॉपुलेशन करते हैं कि मेटिंग जैसी ये करते हैं लेकिन रियल इनका निषेचन है वो नहीं होता यहाँ पर, निषेचन तो बाह्य होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, सूडो कॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रू नहीं है भाई, इसकी जो मेटिंग है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू तब होती है जब निषेचन कैसा होता, आंतरिक होता। यहाँ पर निषेचन कैसा है, बाह्य है, तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप देखोगे तो अपने अंदर कैसा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिंगल होता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जबकि अपने अंदर डबल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी कैसे होते हैं भाई, केंद्रक युक्त होते हैं और बाई कॉन्वेक्स प्रकार की होती है शेप। ये शेप मैंने कल भी बताया था, आपको याद रखना भाई। अपनी जब आरबीसी की शेप पूछी जाए तो आपको बाई कॉन्केव करना है। अपनी आरबीसी की शेप बाई कॉन्केव प्रकार की है, इस प्रकार की होती है। बाई कॉन्वेक्स, जिसको आप जिसकी जस्ट ऑपोजिट बना दो, बीच में से मोटी हो और किनारे से पतली हो। और बाई कॉन्केव, बीच में से पतली हो और किनारों से मोटी हो। तो अपने अंदर तो ये पाई जाती है, मेंढक के अंदर ये शेप पाई जाती है आरबीसी की। आरबीसी में कैसा होता है भाई, केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि अपने आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। इसमें ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी पाया जाता है। हार्ट की अपन बात कर ही चुके, 3 चैम्बर होता है। हार्ट जो है वो कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, जिसमें से 2 जो है वो तो एट्रियम पाए जाते हैं, आलिंद, और एक है वो नीले प्रकार का पाया जाता है। एक्स्ट्रा जो चैम्बर होता है इनमें, ठीक है ना, इनके जो चैम्बर होते हैं उन चैम्बर में एक विशेष प्रकार का छोटा सा चैम्बर पाया जाता है जो खास तौर से एट्रियम में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। वैसे देखा जाए तो ये एक ब्लड को कलेक्ट करता है और पंप करता है। तो ब्लड का जो कलेक्ट करता है उसके साथ साथ में ये क्या करता है, हार्ट की पंपिंग कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हार्ट बीट जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट होती है। इसके अंदर पेसमेकर तो पाया ही जाता है ना, ऐसे नोड तो पाया जाता है, इसके अलावा ये भी पाया जाता है। तो ये भी किसके रूप में काम कर सकता है, पेसमेकर के रूप में काम कर सकता है। ये भी हार्ट बीट के लिए कहीं रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना भी, ये किस में पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। कौन सा, साइनस वेनोसस किसे पाया जाता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। 2-3 दिन पहले भी अपन ने डिस्कस किया था इसके बारे में। ये ट्राइंगुलर चैम्बर होता है, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। ये लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनस विनोसस कौन से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है। ये राइट एट्रियम में ब्लड को क्या करता है, फिर ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि जो अशुद्ध ब्लड है वो किस में आता है, राइट में आता है। तो यहाँ पर ये राइट में ब्लड को भेजता है, अशुद्ध को। यह प्रकोष्ठ राइट एट्रियम में पाया जाता है। देखो, क्योंकि अशुद्ध किस में आता है, राइट में आता है, तो राइट में ही पाया जाता है साइनस वेनस, है ना, साइनस वेनोसस। एक है ट्रेकस एट्रियोसस, ट्रेकस एट्रियोसस। प्रत्येक प्रकोष्ठ वेंट्रिकल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है भाई, वेंट्रिकल भाग में पाया जाता है। ये शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने के लिए काम करता है, ठीक है ना। अगर वेंट्रिकल में पाया जाएगा तो सीधी सी बात है,
अपना जो वेंट्रिकल होता है उससे शुद्ध रक्त निकलता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसको पंप करने में कहीं ना कहीं सहायता करता है। तो ये तो वेंट्रिकल में पाया जाता है, और ये राइट एट्रियम में पाया जाता है, जो एक्ट एज ए पेसमेकर के रूप में भी काम करता है। मैंने कहा आपको ऐसे नोड के रूप में भी काम करता है ये। आगे आप देखोगे ब्रेन की अगर अपन बात करेंगे तो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है ब्रेन, तथा ड्यूरामेटर और पायामेटर लेयर के द्वारा कवर्ड रहता है, तथा इनके बीच में, इनके दोनों का जो बीच का जो स्पेस होता है पियामीटर और डायमीटर के बीच में, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है ना। ब्रेन जो है वो निम्न भागों में विभाजित होता है। फोर ब्रेन की अपन बात करेंगे, अग्र ब्रेन की बात करेंगे तो इसमें ऑल्फैक्टरी लॉब्स पाए जाते हैं, एक पेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर का पाया जाता है और एक डायनसेफलोन पाया जाता है। आगे अपन देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लॉब्स पाए जाते हैं, जो उसको कहीं ना कहीं देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दृष्टि के लिए। हिंड ब्रेन की अपन बात करते हैं तो सेरिब्रम पाया जाता है और मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है और सेरिब्रम पाया जाता है। और ये किस में प्रवेश करती है, मेडुला ऑब्लांगेटा से स्पाइनल कॉर्ड बनती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इससे निकलती है नीचे की तरफ। इसमें नर्वस सिस्टम को अगर आप देखोगे, पेरीफेरियल जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, ऑटोनोमस प्रकार का जो होता है ना पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, वो कैसा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो प्रकार के होते हैं। कौन से प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देखो सिंपैथेटिक की अगर बात करते हो आप, बॉडी को फ्लाइट और फाइट के लिए तैयार करता है, और कोई भी यदि बॉडी को, किसी भी प्राणी को लड़ने भागने के लिए, डर के लिए अगर जिम्मेदार है कोई हार्मोन, तो उसे क्या कहते हैं, नेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये लड़ने के लिए काम आता है। तो इसे एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो कौन सा जाएगा, कैटकोलामाइन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज किए जाते हैं, जो इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पर ये रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, हार्ट बीट को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, घबराहट होने लगेगी, आपको डर लगने लगेगा। ये जो है बॉडी को रिलैक्स करने और लो एनर्जी कार्य को स्लो करता है। ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को कम करते हैं। कुल मिला के बात ये है, ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। ये डरने भागने लड़ने ऐसी वाली एग्रेसिव कंडीशन में रिलीज होते हैं। जबकि ये किसको कंट्रोल करते हैं, जब आप विश्राम अवस्था हो, एकदम नॉर्मल साधारण अवस्था में हो, तो उस टाइम पे एक सिस्टम अपना कंट्रोल करता है। रेस्ट या डाइजेशन को बढ़ाते हैं और एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। जबकि ये किसको रिलीज करते हैं भाई, कैटकोलामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वो ज़्यादा रिलीज हो, जो हार्ट रेट को कम करता है। जबकि ये क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। दोनों जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे को। ये फंक्शन तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन आएगा ना आपका, उसमें भी काम आता है, क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो आगे अपन देखेंगे में कोलोमेला ओरिस अस्थि पाई जाती है। ये तो इसकी बात है, किसकी, ईयर की बात आ गई यहाँ पर। जो कान है, कान के बाह्य कर्ण जो है वो तो एब्सेंट होता है, और बाह्य कर्ण की जगह पर एक क्या पाई जाती है, छोटी सी एक इस प्रकार का ड्रम पाया जाता है राउंड शेप का। उसे अपन क्या कहते हैं, टेम्पेनम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्या है, टेम्पेनम मेम्ब्रेन है, राउंड पैच के रूप में आँखों के पीछे पाए जाते हैं। यहाँ पे इसमें मिडल ईयर जो है वो पाया जाता है, मिडल ईयर पाया जाता है और इनर ईयर भी पाया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे मिडल ईयर के अंदर स्टेपिडियल प्लेट जो है, कार्टिलेज है, वो पाई जाती है, जिसके अंदर कोलोमेला ओरिस पाया जाता है। इसके तो मध्य भाग में कोलोमेला पाया जाता है, मैंने पहले बताया था आपको। ये जो है सिग्नल को इनर ईयर में भेजते हैं, ठीक है ना, इनर ईयर में भेजते हैं और उसको साउंड को क्या करते हैं, वो केमिकल साउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको सुनाई दे सके। फ्रॉग किस प्रकार का है, तो फ्रॉग अपन कहेंगे उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर किस प्रकार का है, तो वो है यूरियोटैलिक। यूरिया को वो त्याग करता है। हालांकि इसका जो लार्वावस्था जो होती है वो कैसे होता है, अमोनिया भी सिक्रेट करता है। सुप्रा कैपुला, है ना, सुप्रास कैपुला मेंढक के कंधे की एक हड्डी होती है। ये क्या है, सुप्रास कैपुला जो है वो मेंढक के कंधे की एक हड्डी होती है, जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है, मतलब कैल्शियम कार्टिलेज के ऊपर कैल्शियम का आवरण चढ़ा रहता है, वो होती है ये। ठीक है ना, कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है ये
सॉफ्ट हड्डी होती है से बनी होती है। बोन्स की एज आयु के साथ साथ में कार्टिलेज कैल्सिफिकेशन बढ़ता है, मतलब कार्टिलेज जो है इसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम का जमाव जो है वो उम्र के साथ में बढ़ता चला जाता है। कैल्शियम साल्ट का डिपोजिशन भी बढ़ता जाता है इसके ऊपर। ये कैल्सीफाइड कार्टिलेज मेंढक में प्यूबिक तथा सुप्रा कैप्सुला में पाई जाती है। प्यूबिक मतलब ये जो पीछे वाली हिप्स वाली आती है इस साइड में जो है उस बोन में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुप्रास कैपुला, कैपुला में पाई जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है, मेंढक की हड्डी है और एक ऐसी एक कैल्सीफाइड कार्टिलेज है। वैसे देखा जाए ना बोन्स की बजाय कार्टिलेज कहेंगे अपन इसे, क्योंकि उसके ऊपर क्या कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है। मेंढक में एक वाई शेप्ड बोन पाई जाती है, ठीक है ना। मेंढक में एक वाई शेप्ड बोन पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, टेरिगोइड। ये भी आपको याद रखना है कि टेरिगोइड जो बोन है वो किस में पाई जाती है, तो मेंढक में पाई जाती है। मेंढक की जो स्केलन है, खोपड़ी जो होती है, उसमें टेरिगोइड बोन जो है वो पाई जाती है। एक पूर्णांक हड्डी है, सिंगल हड्डी है, जो खोपड़ी के घटकों को एक संरचना में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह 3 शाखाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। टेरिगोइड प्रोसेस और यहाँ पर आर्टिकुलर पार्ट और बेसिक प्रोसेस, इन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेंढक में 4 लिम्ब के डिजिटल फॉर्मूला है ना, जो अग्र पैर है, आगे वाले पैर है, उनके अंदर डिजिटल जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो 0 2 2 3 3, ये आपको याद रख लेना है। हिंड लिम्ब की बात करोगे तो कैसे होंगे, 5 वाले पाए जाते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर डिजिटल जो है फॉर्मूला कैसे होंगे, 2 2 3 4 और 3। सेम इसी प्रकार से यदि आपको ह्यूमन का डिजिटल पूछा जाए तो अपने तो सेम ही होता है ह्यूमन वाला। तो यहाँ पर 2 3 3 3 3 पाया जाता है। ये पूरे हाथ की स्ट्रक्चर आ गई इसमें, ठीक है ना। 2 हाथों और 2 पैरों में सेम स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो हो सकता है ये भी कभी आपसे क्वेश्चन बन जाए, पूछा जाए आपसे। एक्टोडर्म से कौन से अंगों का निर्माण होता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि एक्टोडर्म से अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका निर्माण, स्किन का निर्माण जो होता है वो एक्टोडर्म से होता है। तो यहाँ पर ऑलिफैक्टरी ऑर्गन्स, इसके अलावा लेंस ऑफ आई, आँखों का जो लेंस है वो भी एक्टोडर्म से बना है। आँखों की जो रेटिना होती है वो भी एक्टोडर्म से बना है। पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है वो भी इसके बना है, एक्टोडर्म से बना है। ब्रेन एक्टोडर्म से बना है। इनर ईयर वाला जो भाग है वो एक्टोडर्म से बना है। स्किन सभी एक्टोडर्म से बनी है, वो अपन जानते ही हैं। एंडोडर्म से कौन से भाग बने हैं, तो एंडोडर्म से लीवर बना है, पैंक्रियाज बना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बने हैं, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड जो है वो बनी है। मेजोडर्म के द्वारा कौन से अंग है, ऑर्गन है जो बने हैं, तो आप कहोगे ड्रमिस है। एपिडर्मिस देखो किसके द्वारा है, एपिडर्मिस एक्टोडर्म के द्वारा, और हाइपोडर्मिस जो उसके जस्ट नीचे पाई जाती है, ड्रमिस वाली जो लेयर है वो किसके द्वारा, तो यहाँ पर मेजोड्रम। वर्टिब्रल कॉलम मेजोड्रम, स्केलेटन मसल्स हैं वो भी मेजोड्रम, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी किसके द्वारा, मेजोड्रम से बना है, और एक्सक्रेटरी जो सिस्टम होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मेजोड्रम से बना होता है। देखो आगे अपन देखेंगे कि जो फ्रॉग होता है वो कैसा होता है। भाई फ्रॉग द्विगुणित होता है, द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका 2n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं, 26 होते हैं। ये सिंपल सी क्वेश्चन है जो इसमें फ्रॉग से बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। गेमिट में कितने होंगे, तो 13 होंगे। हैप्लॉइड क्योंकि मेंढक एक डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड में कितने होते हैं, 26 होते हैं। फ्रॉग बक्कल कैविटी में एक परत पाई जाती है, ठीक है ना। बक्कल कैविटी मुंह के अंदर एक कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है, जो परत पाई जाती है वो ये सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है। उनके अंदर सीलिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और म्यूकस सिक्रेटिंग ग्रंथि पाई जाती है, म्यूकस स्रावित करते हैं, ठीक है ना। मेंढक की खोपड़ी में पैरा स्फेनोइड हड्डी है ना, बिना जोड़ मतलब अकेली पाई जाती है, बिना जोड़ अकेली पाई जाती है, सिंगल पाई जाती है भाई ये, है ना। पैरा स्फेनोइड हड्डी पाई जाती है और कैसी होती है, सिंगल होती है। यहाँ पर अनपेयर्ड होती है, जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है, सिंगल बोन पाई जाती है, जो कैसी होती है, उल्टे टी आकार की होती है। यहाँ पर ऐसे अपन बना सकते हैं, उल्टे टी आकार की स्ट्रक्चर होती है।
टी शेप्ड की उल्टी इन्वर्टेड टी होती है तथा ये मेंढक के क्रेनियम के वेंट्रल सतह पर पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है कि इसकी खोपड़ी में पैरास्फेनॉइड जो हड्डी है बोन पाई जाती है और आकृति कैसी होती है तो उल्टी इन्वर्टेड टी होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है मेंढक के अंदर एक इन्वर्टेड टी जैसी संरचना पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो भी आप कहोगे यहाँ पर पैरास्फेनॉइड हड्डी कहते हैं, बोन कहते हैं। आगे देखो, फ्रॉग में पेसमेकर, ठीक है ना, फ्रॉग में पेसमेकर भी पाया जाता है, राइट ओरिकल के अंदर पाया जाता है और ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है जो अपने अंदर भी पाया जाता है। फ्रॉग की सतह पर पतली मेम्ब्रेन का एक आवरण पाया जाता है जिसे सेक्युमस एपिथेलियम की बनी होती है, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है ना, म्यूकस वाली जो परत होती है उसके जस्ट नीचे एक पतली परत पाई जाती है उसके कहते हैं सेक्युमस एपिथेलियम कहा जाता है। फ्रॉग की सतह पर क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर जिनके कारण से कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जो स्किन की डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं तथा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में पाए जाते हैं तथा इनकी संरचना के आधार पर ही स्किन का जो कलर है वो अलग अलग प्रकार का होता है या फिर चेंज हो सकता है। ठीक है, आगे आप देखोगे डक्टस बोटेली, डक्टस बोटेली मेंढक में पाई जाती है। ये डक्टस आर्टेरियस होती है, ठीक है ना। ये डक्टस जो है मेंढक में पाई जाती है, याद नहीं आ रहा भी इसका है तो सही, ये हार्ट के पास में पाया जाता है, ऐसा कुछ है इसका, हार्ट के डक्टस बोटेली जो है ये हार्ट के अंदर, हाँ एक छेद ऐसा कुछ है शायद, है ना। ये क्या होता है, एक छेद होता है हार्ट के अंदर, जब लंग्स से जब ब्लड आता है लार्वा अवस्था के अंदर अपन कह सकते हैं, ब्लड जब लंग्स में इनमें बनता है इनिशियल टाइम पर, तो उनसे जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है वो छेद के द्वारा हार्ट से जुड़ा रहता है और धीरे धीरे वो छेद होता है वो बंद हो जाता है बाद में मैच्योरेशन के साथ में। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है ये डक्टस आर्टेरियस, ठीक है ना, याद रखना भाई। मेंढक में टेडपोल लार्वा में प्रोनेफ्रोज प्रकार की किडनी पाई जाती है। मेटानेफ्रोसिस या कायांतरण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। मेंढक के लार्वा से वयस्क होने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, लार्वा को वयस्क में कन्वर्ट करने के लिए जो कायांतरण प्रोसेस है उसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यकता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन से एलिमेंट इसमें पाया जाता है, तो आयोडीन की सहायता से ये बनता है। किसके द्वारा बनता है, आयोडीन की सहायता से। फ्रॉग में एक जोड़ी ओवॉइड टेस्टिस पाई जाती है। टेस्टिस कितनी होती है, एक जोड़ी होती है जो किडनी की ऊपरी भाग मेजोर्कियम मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती है, किडनी से जुड़ी रहती है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है तथा कॉपुलेशन मैथुन के समय स्पर्म जो होते हैं वो स्टोरेज होते हैं। स्पर्म किस में चले जाते हैं, तो बेडर्स कैनाल में चले जाते हैं। बेडर्स कैनाल जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्टेक्सिस जो होती है किस में पाई जाती है, किडनी के अंदर पाई जाती है भाई। बेडर्स कैनाल है वो कहाँ पे चली जाती है, किडनी के अंदर, और वहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का संचय किया जाता है। स्पर्म टेस्टिस से बेडर्स कैनाल तक 10 से 12 स्मॉल डक्ट के द्वारा जुड़ी रहती है और बेडर्स कैनाल जो है उसकी स्ट्रक्चर कहाँ बनती है, तो किडनी के अंदर बनती है। ये फ्रॉग की किडनी में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई, आरपीसी के द्वारा पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बेडर्स कैनाल जो होती है उसका काम क्या है, आपको याद रखना, स्पर्म का कलेक्शन करना। किस में पाई जाती है, मेंढक में पाई जाती है। मेंढक के किस अंग में बेडर्स कैनाल पाई जाती है, आप कहोगे किडनी में पाई जाती है, जबकि संबंधित किसके है, स्पर्म से संबंधित है, ठीक है ना। और ये कलेक्ट जो किसके द्वारा यहाँ तक पहुँचती है उसे अपन क्या कहते हैं, वासा एफरेंशिया कहते हैं, ठीक है ना। ये वाली स्ट्रक्चर होती है। ये अपना जो फ्रॉग था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है ना। अब अगला जो पार्ट है अपना वो कौन सा आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा।